इस डिक्टेशन को 120 शब्द प्रति मिनट की गति से रिकॉर्ड किया गया है। 5 सेकंड में शुरू होगा। स्टार्ट। यह मेरा निश्चित मत है कि आज की अंग्रेजी शिक्षा ने शिक्षित भारतीयों को निर्बल और शक्तिहीन बना दिया है। इसने भारतीय छात्रों की शक्ति पर भारी बोझ डाला है। हमें नकलची बना दिया गया है। देशी भाषाओं को अपनी जगह से हटाकर अंग्रेजी को बिठाने की प्रक्रिया अंग्रेजों के साथ हमारे संबंधों का सबसे दुखद प्रकरण है। राजा राम मोहन राय ज़्यादा बड़े सुधारक होते और लोकमान्य तिलक ज़्यादा बड़े विद्वान बने होते यदि उन्हें अंग्रेजी में सोचने और अपने विचारों को दूसरों तक मुख्यतः अंग्रेजी में पहुंचाने की कठिनाई से आरंभ नहीं करना पड़ता। यदि वे थोड़ी कम स्वाभाविक पद्धति से पढ़ लिख कर बड़े होते तो अपने लोगों पर उनका असर, जो कि अद्भुत था, और भी ज़्यादा हुआ होता। इसमें कोई शक नहीं कि अंग्रेजी साहित्य के समृद्ध भंडार का ज्ञान प्राप्त करने से इन दोनों को लाभ हुआ, लेकिन भंडार तक उनकी पहुंच अपनी मातृभाषा के माध्यम से होनी चाहिए थी। कोई भी देश नकलचियों की जाति पैदा करके राष्ट्र नहीं बन सकता। जरा कल्पना कीजिए कि यदि अंग्रेजों के पास बाइबल का अपना प्रमाणभूत संस्करण न होता तो उनका क्या होता। मेरा विश्वास है कि भारतीय संत आधुनिक विद्वानों की अपेक्षा अधिक बड़े पुरुष थे। मैं जानता हूँ कि तुलना करना अच्छा नहीं है। अपने अपने ढंग से सभी समान रूप से बड़े हैं। यदि फल की दृष्टि से देखें तो जनता पर आधुनिक विद्वानों का असर उतना स्थायी और दूरगामी नहीं है जितना संतों का है। पैराचिंज। अंग्रेजी सीखने के लिए हमारा विचारहीन मोह उससे खुद मुक्त होकर और समाज को मुक्त करके इस भारतीय जनता की एक बड़ी से बड़ी सेवा कर सकते हैं। अंग्रेजी भाषा हमारी शालाओं विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम हो गई है। हमारे देश की राष्ट्रभाषा हुई जा रही है। विचार उसी में प्रकट होते हैं। उनमें हमें सच्ची देश सेवा करने में असमर्थ बना दिया है। अगर आदत ने हमें अंधा न बना दिया होता तो हम यह देखे बिना न रहते कि शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी होने के कारण जनता से हमारा संबंध टूट गया है। राष्ट्र का उत्तम मानव उपयुक्त भाषा के अभाव में अप्रकाशित रह जाता है और आधुनिक शिक्षा में हमें जो नए नए विचार प्राप्त हुए हैं उनका लाभ सामान्य लोगों को नहीं मिलता है। पिछले 60 वर्ष से हमारी सारी शक्ति ज्ञान प्राप्त करने के बजाय अपरिचित शब्द और उनके उच्चारण सीखने में ही खर्च हो रही है। हमें अपने माता पिता से तालीम मिलती है, उसकी नींव पर नया निर्माण करने के बजाय हमने उस तालीम को ही भुला दिया है। इतिहास में इस बात को कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। यह हमारे राष्ट्र की एक अत्यंत दुखपूर्ण घटना है। हमारी पहली और बड़ी से बड़ी समाज सेवा यह होगी कि हम अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का उपयोग शुरू कर दें। यदि हम अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में अपना भी लेते हैं तो हमें यह सोचना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोगों को अंतर्राष्ट्रीय भाषा की आवश्यकता होती है। पैराचेंज। किसानों की आर्थिक दशा को सुधारने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए। उत्पादन अधिक बढ़ जाने से मूल्यों के गिर जाने का भय रहता है। 1929 की विश्व मंदी का प्रभाव भारतीय किसानों पर भी बहुत बुरा पड़ा था। भारतीय किसान कर्जे के बोझ से बुरी तरह दब गया था। मूल्य स्तर का गिर जाना उत्पादक के लिए एक भारी अभिशाप है, क्योंकि इससे उत्पादन बढ़ाने की प्रेरणा ही नष्ट हो जाती है और समस्त अर्थव्यवस्था का संतुलन बिगड़ जाता है। इसके विपरीत
यदि कृषि पदार्थों का मूल्य बहुत अधिक ऊंचे स्तर पर पहुंच जाते हैं तो उपभोक्ताओं को कठिनाई अनुभव होने लगती है और देश में वेतन वृद्धि की मांग होने लगती है। दूसरी ओर कृषि पदार्थों के मूल्यों का प्रभाव बड़े उद्योग धंधों पर भी पड़ता है। यदि कपास का भाव बढ़ जाए तो कपड़े के मूल्य पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि देश में सामान्य मूल्य स्तर पर कृषि के मूल्यों का गहरा प्रभाव होता है। समाज के विभिन्न वर्गों के हितों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह आवश्यक है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। दूसरे शब्दों में कृषि पदार्थों के मूल्यों में कमी होना उत्पादकों के लिए तथा वृद्धि होना उपभोक्ताओं के हित के विरुद्ध है और सरकार को इस प्रकार की मूल्य नीति अपनाने की आवश्यकता पड़ती है जिससे प्रत्येक के हितों की रक्षा हो सके और देश का उत्पादन अधिकतम सीमा तक पहुंच सके। साथ ही साथ देश के प्रति व्यक्ति आय तक सामान्य रहन सहन का स्तर ऊंचा हो। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए कृषि पदार्थों के मूल्य में स्थिरता रखना परम आवश्यक है। पैराचेंज। भारत में कृषि एक व्यापारिक व्यवसाय न होकर जीवन यापन का एक साधन है। भारतीय किसानों में व्यापारिक चेतना का अभाव है और वे केवल जीवित रहने के लिए खेती करते हैं। इसलिए कृषि पदार्थों के मूल्य तथा उनके उत्पादन व्यय में कोई घनिष्ठ संबंध नहीं रहता। मूल्य निर्धारण की मांग और पूर्ति का सिद्धांत कृषि पदार्थों पर अच्छी तरह लागू नहीं होता। यह उत्तरदायित्व सरकार के ऊपर है कि वह मूल्य नीति का संचालन इस प्रकार करे कि कृषि तथा उद्योगों का समुचित विकास हो सके और कृषि मूल्यों में स्थिरता बनी रहे। मूल्यों की स्थिरता का अर्थ केवल इतना है कि कृषि पदार्थों के मूल्यों में अत्यधिक चढ़ाव उतार न होने पावे। हमें ज्ञात है कि 1929 की विश्व मंदी के कारण भारतीय किसानों की कैसी दुर्दशा हो गई थी। दूसरी ओर दूसरे महायुद्ध के दिनों में और उसके बाद मूल्यों में जो वृद्धि हुई उसका देश की अर्थव्यवस्था पर कितना बुरा प्रभाव पड़ा है। यद्यपि किसानों को समुचित लाभ ही हुआ किंतु देश के नियमित विकास के लिए ये दोनों दशाएं बाधा उत्पन्न करने वाली सिद्ध हुई हैं। पैराचेंज। भारत में कृषि मूल्यों की स्थिरता का प्रश्न पिछले कुछ वर्षों में मुख्य रूप से सरकार के सामने उपस्थित हुआ। जून 1954 तथा उसके बाद के काल में कृषि मूल्यों में निरंतर कमी होती गई। स्टॉप।